सुबह सुबह एक कॉलोनी के घर से बहुत जोर जोर से शोर आने लगता है। उस घर वाले जोर जोर से कह रहे थे कि कहाँ है, यहाँ नहीं है तो कहाँ है। इस तरीके से वो लोग हल्ला मचा रहे होते हैं। अब तभी कॉलोनी वाले वहां पर इकट्ठा होते हैं और फिर उन लोगों से पूछने लगते कि भाई तुम किस वजह से शोर मचा रहे हो। तो उसके बाद वे लोग बताते हैं कि हमारी माँ ऊपर वाले कमरे में रहा करती थी, लेकिन आज जब हमने खोल करके दरवाजा देखा तो माँ वहां पर नहीं थी। हमारी माँ को कोई चुरा करके लेके गया है। इस बात को सुन करके कॉलोनी में एकदम से हड़कंप मच जाता है और फिर चारों तरफ उस बुजुर्ग महिला को ढूंढा जाता है। लेकिन चारों तरफ ढूंढने के बाद जब वह महिला नहीं मिलती है तो कॉलोनी वाले इकट्ठा होते हैं और फिर पुलिस को बुलाने की बात करते हैं। अब जैसे ही पुलिस को बुलाने की बात की जाती है तो वहीं पर उसी कॉलोनी में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम जावेद होता है, वह वहां पर आता है और फिर आने के बाद कॉलोनी वाले से कहने लगता है कि पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, इनकी मां को मैं ही चुरा करके लेके गया था और अब मैं उसे अपने पास ही रखूंगा। यह बात देख करके कॉलोनी वाले बड़े ही हैरान हो जाते हैं कि वह लड़का एक मुस्लिम है और फिर यह हिंदू लड़के के मां को ले जा करके क्या करेगा। इसके बाद वे लोग उससे पूछने लगते कि भाई तू उसे क्यों चुरा करके लेके गया है और फिर अपने पास क्यों रखने की कह रहा है। तो इसके बाद जो जावेद होता है वह सभी लोगों के सामने एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसे सुनने के बाद जो कॉलोनी वाले होते हैं उनका भी गुस्सा सातवें आसमान पर हो जाता है। और फिर जो उसके बेटे अपनी मां को चोरी हुई बता रहे होते हैं उन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। क्या कहा था जावेद ने ऐसा और फिर किस वजह से उसकी मां को चुरा करके लेके गया था, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर पति पत्नी है और फिर दो उनके लड़के हैं। पत्नी का नाम सावित्री होता है और पति का नाम किशन लाल होता है। किशन लाल और सावित्री जो काफी दिन पहले ग्वालियर में आकर के रह रहे थे और फिलहाल उन्होंने अपना मकान बना लिया है, जिसके अंदर वह अपने दो बेटे, जिनमें से एक का नाम आकाश होता है और दूसरे का नाम सूरज होता है, उनके साथ हंसी खुशी समय व्यतीत कर रही होती है। लेकिन तभी एक दिन अचानक से जो सावित्री के पति मेहनत मजदूरी करने के लिए गए थे और उसी टाइम पर उनका एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और फिर उनका देहांत हो गया था। यह बात जैसे ही सावित्री जी को पता चलती है तो उन्हें इस बात का बड़ा ही बुरा लगता है, लेकिन वह करती भी तो क्या करती क्योंकि परिस्थितियां उनके हिसाब से नहीं चल सकती थी। इसके बाद उसके पति का अंतिम संस्कार होता है और फिर बच्चों को पालने की जिम्मेवारी सावित्री जी के ऊपर हो जाती है। लेकिन उसके पति ने एक बहुत ही अच्छा काम किया था। शहर के अंदर इतना बड़ा घर बना दिया था जिसके अंदर वह किराएदार भी रख सकते थे। इसके बाद सावित्री जी उस मकान के अंदर किराएदार रखती है और फिर साथ में छोटी मोटी रोजगार करने के लिए इधर उधर निकल जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो सावित्री देवी होती है वह अपने घर के अंदर एका दो कमरा और बना लेती है मेहनत मजदूरी करके और फिर उसके बाद उसका समय अच्छी तरीके से व्यतीत होने लगता है। उनका अपना घर होता है और घर के अंदर उन्होंने 3 पोर्शन बना दिए थे जिनके अंदर किराएदार रहा करते थे। अब उन्हें मेहनत और मजदूरी करने के लिए नहीं जाना पड़ता है और फिर वह अपने बच्चे को इन पैसे से पाल पोस करके बड़ा करने लगती है। जैसे ही उसके बच्चे 12वीं क्लास में होते हैं तो उसी दौरान उनके घर पर एक लड़का आता है किराए का मकान ढूंढते ढूंढते और फिर वे वहां पर उनके साथ रहने लगता है। उस लड़के का नाम होता है जावेद। जावेद जो कि कहीं का और का रहने वाला होता है और यहाँ पर रह करके वो अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा है और फिर उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वह चाहता है कि वह पढ़ लिख करके एक अच्छी सी नौकरी को प्राप्त कर ले ताकि उसका जीवन अच्छी तरीके से व्यतीत होने लगे। जावेद वहां पर रहता है और फिर वहां पर रहते रहते इस परिवार के साथ पूरी तरीके से घुल मिल जाता है। सावित्री देवी जावेद के इस हालत को देख करके उस पर बहुत ही ज्यादा तरस खाया करती है और फिर अक्सर उसे खाना बना करके अपने पास से दे दिया करती है और फिर कहती है कि बेटा तू भी तो मेरे बेटा ही जैसा है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से समय बीतता है और समय बीतने के साथ साथ उसके बच्चे अब बड़े हो गए थे और फिर वह अब नौकरी करने लगे थे। अब जैसे ही बच्चे नौकरी करने लगे थे तो सावित्री देवी की उनकी शादी की चिंता करने लगती है और फिर उनके लिए अच्छी अच्छी जो लड़कियां ढूंढ करके उन दोनों भाइयों की शादियां करा देती है। शादी होने के बाद अब परिवार बड़ा हो गया था तो सावित्री देवी ने अब घर के अंदर किराएदार रखने बंद कर दिए थे क्योंकि अब उसके दोनों बेटे कमाया करते हैं तो उसे अब किराएदार की कोई भी जरूरत नहीं है। वह जावेद से तो वहीं पर रुकने के लिए कहती है, लेकिन जो जावेद होता है परिवार की कंडीशन को समझ करके वहां से जाने में भलाई समझता है क्योंकि घर के अंदर 2 महिलाएं और आ चुकी है। अब तक तो केवल सावित्री देवी थी जिसे वह अपनी मां के समान समझा करता था,
लेकिन अब वह अगर यहाँ पर रहेगा तो लोग तरह तरह की बातें उनके बारे में बनाएंगे और इसी वजह से जावेद भी इस घर को खाली करके इस घर से एक घर छोड़ करके रहने लगता है जो मकान किराए के लिए खाली पड़ा हुआ था, और फिर वहां पर जाकर के जावेद रहने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जावेद की नौकरी लग चुकी होती है और फिर उसकी अब शादी भी हो चुकी होती है। शादी होने के बाद जावेद उसी कॉलोनी में उसी किराए के मकान में रहा करता था और फिर अपने जीवन को अच्छी तरीके से व्यतीत किया करता है। कभी कभी वे सावित्री देवी से मिलने के लिए आ जाया करता था अपनी पत्नी के साथ, लेकिन ज्यादातर अब वह अपनी दुनिया में मस्त रहने लगा था। लेकिन कहते हैं ना, बुढ़ापे का एक ऐसा फल होता है कि जितना ही पकता है उतना ही कड़वा हो जाता है। तो उसी तरीके से जो सावित्री देवी की उम्र जब ढल जाती है तो उसी दौरान उसके बच्चे उससे नफरत करने लग जाते हैं और फिर उसकी बहुएं आपस में एक दूसरे से लड़ाई करने लगती है। जब उनकी लड़ाई ज्यादा बढ़ जाती है तो सावित्री देवी उन्हें समझाने की कोशिश करती है और इसी दौरान बहुओं की लड़ाई अब सास से भी हो जाती है। सावित्री देवी उन्हें बहुत ही ज्यादा समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है, क्योंकि अब सावित्री देवी कुछ किया नहीं करती, केवल घर के अंदर ऐसे ही बैठी रहा करती है। वह केवल बहुओं को काम के लिए बता दिया करती थी, अब उनके अपने काम के लिए भी उन्हें किसी और की जरूरत पड़ती है। अब इस चीज को जैसे ही उसके बेटे देखते हैं तो बेटे अपने माँ पर गुस्सा करने लगते हैं और फिर वह नहीं सोचते कि इस माँ ने कितनी मुसीबतों से तुम्हें पाल पोस करके बड़ा किया है, जबकि सावित्री देवी ने उनके परवरिश में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन बेटे अपने पत्नियों का कहा माना करते थे और फिर उसी वजह से वह भी अपनी माँ से नफरत करने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन और बीतते हैं और कुछ दिन बाद अचानक से एक दिन दोनों बेटे अपनी मां को धक्का दे करके घर से बाहर निकाल देते हैं और मां घर के बाहर बैठी हुई थी। अब इस बात को देख करके कॉलोनी वाले वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और फिर कॉलोनी वालों में से एक व्यक्ति पुलिस को फोन कर देता है और कह देता है कि साहब, यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला को बेटों ने घर से बाहर निकाल दिया है, आप लोग यहाँ पर तुरंत आओ और इन बेटों को सबक सिखाओ। इसके बाद वहां के थाने से पुलिस वाले आते हैं और आने के बाद दोनों बेटों के अच्छी तरीके से क्लास लेते हैं। क्लास लेने के बाद जो बेटों को लगता है कि मामला आगे बढ़ जाएगा तो वे लोग मजबूरन अपनी मां को अपने घर में रखने के लिए कहने लगते हैं और फिर कहते हैं कि साहब, हमसे गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, हम अपनी मां की देखभाल खुद से कर लेंगे। अब इसके बाद सावित्री देवी को वह घर में रखने लगते हैं और दोनों बेटे यह डिसाइड करते हैं कि एक महीने तो एक बेटे के पास रहेगी और एक महीने दूसरे बेटे के पास रहेगी। इस तरीके से सावित्री देवी जब यह सब कुछ देखती है तो उसे बड़ी ही हैरानी होती है कि जिन बच्चों को पाल पोस करके उसने इतना बड़ा किया है, वे बच्चे आज उसका डिवाइडेशन कर रहे हैं, एक एक महीने अपने पास रखेंगे और फिर उसके बाद भी हो सकता है वह मेरी सेवा ना करे। वह फूट फूट करके रोया करती है और अपने पति को याद किया करती है। सोचने लगते हैं कि अगर आप मुझे अपने साथ ले जाते तो बड़ा ही अच्छा होता, कम से कम मुझे यह दिन तो देखना नहीं पड़ता। इसी बात को सोच सोच करके वह फूट फूट करके रोने लगती है, लेकिन जो उसके बच्चे होते हैं उनको अपनी मां के आंसू बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। वह तो केवल अपनी पत्नियों का कहा माना करते हैं और फिर जैसे ही पत्नियां बोल दिया करती वैसे ही घर के अंदर माहौल बना दिया करते। धीरे धीरे 3 महीने बीत जाते हैं, लेकिन 3 महीने बाद जो छोटे बेटे के यहाँ से माँ को बड़े बेटे के वहां पर रहना होता है तो बड़े बेटे की जो पत्नी होती है वह उसे अपने पास रखने से साफ साफ मना कर देती है। अब जैसे ही उसने माँ को अपने पास रखने से मना किया था तो छोटे बेटे ने साफ साफ बोल दिया था कि हमारे यहाँ तो 1 महीने रह चुकी है, मैं इसको अपने पास अब नहीं रख सकता, तुम लोगों को ही रखना पड़ेगा। इसके बाद परिवार में आपस में बहस होने लगती है। इसके थोड़ी ही देर बाद पूरे परिवार शांत हो जाता है और शांत होने के बाद इस बात का निश्चय करने लगते हैं कि किस तरीके से आगे समय व्यतीत होगा। अगर माँ को घर से बाहर निकाल देते हैं तो तब भी लोग ताना मारते हैं और पुलिस को बुला लेते हैं, और अगर हम अपनी माँ को किसी और जगह छोड़ आए तो फिर भी दिक्कत हो जाएगी, पुलिस वाले फिर भी हमें पकड़ लेंगे। इसी बात को सोच करके बेटे और पत्नियां आपस में विचार करते हैं और फिर विचार करने के बाद जो बड़ा भाई होता है वह एकदम से एक बात अपने छोटे भाई को बताता है। वह अपने छोटे भाई से कहता है कि मैं तो ये कह रहा हूं कि माँ को ऊपर छोड़ देते हैं और सर्दियों का समय है, कुछ दिनों में अपने आप ही ऊपर वाले के पास चली जाएगी, उसके बाद यह हमारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। अब वैसे भी यह बुजुर्ग हो चली है, अब इसका काम ही क्या है, क्योंकि सावित्री देवी की उम्र फिलहाल 88 साल हो चुकी थी और उसको इधर उधर चलने फिरने के लिए भी एक सहारे की जरूरत होती है, जो सहारा बनने से उसके बेटे मना सख्त कर देते हैं। अब छोटा भाई इस बात को सुन करके थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और फिर उसके बाद वह भी उसकी इस युक्ति में शामिल हो जाता है। कहता है कि हाँ भाई, तू ठीक कह रहा है, तू माँ को ऊपर छोड़ देते हैं और वहां पर कुछ दिन रहेगी तो उसके बाद ऊपर वाले के पास चली जाएगी और कोई हम पर शक भी नहीं करेगा।
ये क्योंकि यह बुजुर्ग भी हो चली है, कैसी भी कोई भी परेशानी नहीं है। इसी बात को सोच करके चारों बेटे और बहू अपनी बुजुर्ग माँ को ले जा करके ऊपर छत में छोड़ देते हैं और बाहर से जो सीढ़ियों का गेट होता है उस गेट को उन्होंने बंद कर दिया था। इसके बाद वे लोग नीचे आ जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि माँ को खाना भी नहीं देना है, ताकि ये जल्दी से जल्दी ऊपर वाले के पास चली जाए और हम लोगों को उससे छुटकारा मिल जाए। अब शहर के अंदर का जो माहौल होता है वह थोड़ा अलग तरह का होता है। गांव की तरह नहीं कि हर किसी से कोई मिलने के लिए आता है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती है। और इसी वजह से सावित्री देवी ऊपर बंद रहती है और उसके बेटे नीचे आराम से अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे होते हैं। अब धीरे धीरे सावित्री देवी को उस कमरे के अंदर बंद हुए 4 से 5 दिन हो जाते हैं और 4-5 दिन बाद बच्चे सोचते हैं कि अब तो बुढ़िया इस दुनिया को छोड़ करके जा चुकी होगी, अब उसको ऊपर से उतार लेते हैं और उतारने के बाद उसका अंतिम संस्कार करा देंगे। ऐसा ही सोच करके जो बड़ा बेटा ऊपर जाता है और जैसे ही सीढ़ियों वाला दरवाजा खोलता है, वहां पर वह अपनी मां को देखने लगता है तो एकदम से वह बड़ा ही हैरान हो जाता है, क्योंकि यहां पर जिस कमरे के अंदर उन्होंने अपनी मां को छोड़ा था वहां पर उसकी मां नहीं होती है। तब वह इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन काफी दिन ढूंढने के बाद उसे उसकी मां कहीं नहीं मिलती है और इसके बाद वह अपने छोटे भाई और अपनी अपनी पत्नियों को वहां पर बुलाते हैं। वहां पर बुलाने के बाद जैसे ही वह देखते हैं कि उसकी मां यहां पर नहीं है तो वो लोग बड़ा ही हैरान होते हैं और इस बात को लेकर के शोर शराबा करने लगते हैं। अब जैसे ही शोर शराबा ज्यादा होता है तो कॉलोनी वाले इस बात को सुन लेते हैं और उनके दरवाजे पर जमावड़ा होने लग जाता है। और इसके बाद दोनों बेटे घर से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद अपनी मां को ढूंढने लगते हैं, कॉलोनी वालों से पूछने लगते हैं। जब कॉलोनी वाले उनसे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, तो वे लोग बताते हैं कि हमारी मां को कोई चुरा ले गया है, वे ऊपर वाले कमरे में थी और ना जाने कहां चली गई है। अब इस बात को सुन करके जितने भी कॉलोनी के लोग होते हैं वो बड़े ही हैरान होते हैं कि ये एक बुजुर्ग महिला जिसकी उम्र 88 साल है, उसको भला कौन चुरा करके ले जाएगा। इसके बाद कॉलोनी वाले उनके साथ मिल करके इधर उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन कहीं पर भी उनकी मां का कोई अता पता नहीं होता है, क्योंकि कॉलोनी वालों का यह मानना था कि बुजुर्ग का अवस्था है, कहीं छत से गिर करके इधर उधर तो नहीं पड़ी हुई है। तो घर के चारों तरफ देखा जाता है, लेकिन कहीं पर भी उस बुजुर्ग महिला का कोई भी अता पता नहीं था। पड़ोस में रहने वाला जावेद भी वहां पर मौके पर आ जाता है और वे भी उन लोगों के साथ मिलकर के उस बुजुर्ग महिला को ढूंढने लगता है। इसके बाद कॉलोनी वाले जब ढूंढ ढूंढ करके थक जाते हैं तो सभी लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद पुलिस बुलाने की बात करने लगते हैं। अब जैसे ही जावेद ये सुनता है कि ये लोग पुलिस बुलाना चाहते हैं तो वे एकदम से उनको रोकता है और कहता है कि पुलिस को क्यों बुलाना है, क्या जरूरत है पुलिस बुलाने की। लेकिन तभी कॉलोनी वाले कहते हैं कि भाई इनकी मां है और वे कहां चला गई है, उसका कोई भी अता पता नहीं है, तो पुलिस को तो बुलाना बनता ही है, कहीं इन लोगों ने उसके साथ कुछ कर न दिया हो। इस बात को सुनकर के मजबूरन जो जावेद होता है उसे सच बताना पड़ता है और वो कहता है कि पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, इनकी मां को मैं ही चुरा करके लेके गया हूं। अब यह बात जैसे ही कॉलोनी वाले सुनते हैं तो बड़े ही हैरान हो जाते हैं और आश्चर्य भरी दृष्टि से जावेद की तरफ देखने लगते हैं। वे उनसे पूछते हैं कि भाई इनकी मां को तू चुरा करके क्यों लेके गया है। तो जावेद कहने लगता है कि इनकी मां ने मुझे भी पाल पोस करके बड़ा किया है और उनके अंदर मुझे अपनी मां दिखाई पड़ती है। और एक दिन शाम के समय में अपनी पत्नी के साथ घर के छत पर खड़ा हुआ था, तभी एक घर छोड़ करके इनका घर होता है, वहां से सावित्री मां मुझे दिखाई देती है जो कि इधर उधर देख रही होती है। उसके बाद मैं छतों से होता हुआ उसके पास चला जाता हूं और फिर उससे पूछने लगता हूं कि मां तुम ठीक तो हो ना, यहाँ पर क्या कर रही हो, और यहाँ से गिर गई तो तुम्हें चोट भी आ जाएगी। इसके बाद मां अपनी हालत के बारे में मुझे बताती है और फिर उसके बेटों ने उसके बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया था और यहाँ तक कि रात में सोने के लिए गर्म कपड़े भी उसे नहीं दिए थे। और इसी वजह से मैं अपनी पत्नी के साथ मिल करके इनकी मां को अपने घर ले आया हूं और फिर वह मेरे घर में सही सलामत है, अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत कर रही है। इसके बाद जब कॉलोनी वाले इस बात को सुनते हैं तो बड़े ही हैरान होते हैं और हैरानी से उन बच्चों की तरफ देखने लगते हैं जिन बच्चों के लिए मां ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। उन बच्चों ने मां के साथ कितना बुरा किया है। अब जैसे ही ये बातें होती तो जावेद की पत्नी उस बुजुर्ग महिला को अपने साथ लेकर के वहां पर आ जाती है और कहने लगती है कि देखो पुलिस की बुलाने की जरूरत नहीं है, मां जी हमारे पास ही है, अगर आप लोग कहो तो मां जी को हम अपने पास रख लेंगे, हमें कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि जावेद की पत्नी को भी पता था इस बुजुर्ग महिला ने उसके पति का कितना साथ दिया था बुरे वक्त में और इस बुजुर्ग महिला के अंदर उसे अपनी मां की छवि दिखाई देती है। अब इसके बाद जो कॉलोनी वाले वहां पर जमा हुए थे वे सावित्री देवी जी के बेटे को धमकाने लगते हैं और फिर उन्हें बार बार धिक्कारने लगते हैं, लेकिन तभी सावित्री देवी अपनी कांपती हुई आवाज में कहती है कि इनसे कुछ मत कहो, इनके लिए मेरे पास एक अच्छी सजा है जिस सजा को मैं इन्हें देना चाहती हूँ।
कृपया करके चाहे आपको पुलिस बुलानी पड़े, इन लोगों को मेरे घर से निकाल दो, क्योंकि यह घर जिस घर के अंदर ये लोग रहा करते हैं वो घर आज भी मेरा है और इस घर के अंदर मैं इनको एक सेकंड भी नहीं रहने दे सकती, क्योंकि वह घर सावित्री देवी के नाम था। अब बच्चे जब इस बात को सुनते हैं तो अपनी माँ के सामने हाथ जोड़ करके माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि माँ हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आप हमें घर से मत निकालो, हम लोग कहां जाएंगे। लेकिन सावित्री देवी उनकी एक भी नहीं सुनती है और उन्हें फौरन से घर खाली करने के लिए कह देती है और फिर वह जावेद से कहती है कि बेटा तू अपने घर का सारा सामान लेकर के आ और यहीं पर मेरे साथ रह, अब तुम्हें किराए के कमरे में रहने की कोई भी कैसी भी जरूरत नहीं। जिस घर को मेहनत से मैंने और मेरे पति ने मिलकर के बनाया है, उस घर में मैं ऐसे नालायक बेटे को नहीं रहने दे सकती। अगर वो लोग मेरी सेवा नहीं कर सकते तो उन्हें इस घर में रहने के लिए कोई भी अधिकार नहीं है। ऐसा कहकर के माँ सावित्री उनको अपने घर से निकाल देती है, लेकिन तभी जो जावेद होता है वह सावित्री देवी से मना करता है कि माँ रहने दो, इनको यहीं पर रहने दो, मुझे आपके घर से कोई भी मतलब नहीं है, मैं अपने पैसे कमा करके तुम्हें अपने पास रख सकता हूं, अब मुझे इस लालच के चक्कर में नहीं पड़ना है। ऐसा ही कह करके वह उससे मना कर देता है, लेकिन सावित्री देवी कह देती है कि ठीक है बेटा, तुझे लालच में नहीं पड़ना तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस लालच में जरूर पड़ करके रहूंगी और इन लोगों को मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगी। उसके बाद सावित्री देवी अपने दोनों बच्चों को फौरन से घर खाली करने के लिए कह देती है और फिर उन्हें घर से निकाल देती है और उस घर के अंदर किराएदार बसार देती है। किराएदार बस गए थे और जो कुछ भी पैसा आया करता सावित्री देवी उन पैसों को अपने पास रखा करती है। कुछ दिनों बाद सावित्री देवी की हालत में सुधार आने लगता है, क्योंकि जावेद और उसकी पत्नी उसकी अच्छी तरीके से देखभाल किया करते। जावेद की पत्नी उसे नहला धुला करके टाइम से खाना दिया करती थी और जिस कारण होता है कि सावित्री देवी जी की हालत में सुधार आ जाती है। उधर जो सावित्री देवी होती है और 6 साल तक वह जिंदा और रहती है और उधर जो जावेद होता है सावित्री देवी जी की हिंदू रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार करता है और कॉलोनी वाले भी इस अंतिम संस्कार में उसके साथ होते हैं। जाते जाते वह उस घर को जावेद के नाम कर गई थी और बच्चों को ऐसे ही बेदखल कर दिया था। आप क्या कहना चाहते हो सावित्री देवी जी के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो जावेद के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो सावित्री देवी के दोनों बेटों के बारे में? जो भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश परेशान निराश करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक सतर्क सजग करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।